हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बोर्ड थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअल में आपको भी पता है कोरोना है और इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लॉकडाउन है, मार्केट भी बंद है, तो मुझे इंक अवेलेबल नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको बोर्ड को ना चेंज कर दिया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, चौक वाला कर दिया है मैंने। आई होप सभी को अच्छे से यहाँ पर दिखेगा भी, क्लियरिटी भी अच्छी आएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि जो आपने कंडक्टेंस पढ़ी थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखी थी, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर हम क्या करें इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की ही हमने क्या की थी, कंडक्टेंस देखी थी, तो इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हैं अगर हम उसको डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, ठीक है, तो हम जब डाइल्यूशन करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, किस किस पर, कंडक्टेंस पर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर, मोलर कंडक्टिविटी पर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, लेकिन आपको भी समझ आ गया होगा कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हम किस किस पर देखने वाले। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कंडक्टेंस पर। ठीक है, आपने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उस इलेक्ट्रोलाइट की तो हमने कंडक्टेंस देखी थी, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, जल्दी से आयोनाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, नंबर ऑफ जो आयंस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं तो आपको पता है आयंस की वजह से तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास में, सपोज हमने NaCl लिया है, उसमें अभी हमने वाटर मॉलिक्यूल नहीं डाला है, तो NaCl किसमें टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। अब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस बढ़ते हुए चले जाएंगे, जल्दी जल्दी टूटेंगे, ठीक है, और आयंस इतनी ज्यादा होंगे, इसका मतलब वहां पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट समझ आया कि जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्स्ट ये है। सेकेंड, अगर हम बात करें किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कंडक्टिविटी जो है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किससे रिलेटेड होती है, कंडक्टेंस से ही रिलेटेड होती है ना। कंडक्टेंस को आपने G से रिप्रेजेंट किया था और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आपने कापा से रिप्रेजेंट किया था, तब व्हेन लेंथ क्या थी 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस एरिया सेक्शन क्या था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो देखा था हमने। तो बच्चों इसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ है वो क्या है 1 सेंटीमीटर और क्रॉस एरिया सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमने जो इलेक्ट्रोड लिया था, सॉरी जो केमिकल सेल लिया था, इनके बीच की मैंने लेंथ फिक्स कर दी है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, इस छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं। अब जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और आयंस के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ते हुए चली जाती है। ठीक है, तो देखो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होते हुए चली जाती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया की बात करोगे, छोटे से एरिया की, अगर हम पूरे की बात करें तो यहाँ पर पूरे आयंस है, बहुत सारे आयंस है, बट इसका एक हमने छोटा सा पार्ट निकाल लिया, तो उसमें आयंस क्या होंगे, बहुत कम होंगे ना। जैसे कि हमने वाटरमेलन कट कर दिया, ठीक है, वाटरमेलन जब आप हाफ हाफ पीस कर देते हो तो आप उसमें ना ब्लैक कलर के शीट्स बहुत सारे देखते हो, लेकिन हमने क्या किया, उसमें से छोटा सा पीस निकाल लिया अलग। तो एक तो आप पूरे हाफ वाटरमेलन के अंदर सीड्स जितने भी हैं वो काउंट करो, एक आप छोटे से पोर्शन के अंदर नंबर ऑफ सीड्स देखो, तो वहां पर क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे ना, सेम एज इट इज। यहाँ पर इस छोटे से पोर्शन में क्या देख रहे हैं हम,
कंडक्टिविटी देख रहे हैं, कंडक्टेंस देख रहे हैं, तो देखो बच्चों छोटा सा पोर्शन उठाओगे तो ये आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ आयन क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इन पर्टिकुलर स्पेस या एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। और अगर ये कम हुआ तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसीलिए जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, इनसे तो आती है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा सभी को। यानी कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या होगा, स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक साथ ही बता रही हूँ। मोलर कंडक्टिविटी और एक आपके पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर इनका फॉर्मूला आपको आता है तो आप क्या लिखते हो, कैप एम इज इक्वल टू, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। सिर्फ इतना ही फर्क होता है ना कि ऊपर यहाँ पर कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी होता है और यहाँ पर कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी होता है, यही होता है ना। तो देखो एक तो है कापा और ये 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी है, वो क्या है, वॉल्यूम है। तो हमारे पास दो टर्म है, एक तो कापा है और एक वॉल्यूम है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो दोनों ही क्या होती है, कापा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कापा तो अभी अभी हमने देखा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। बट जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आती है कि इन दोनों में से किस पर कौन ज्यादा क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लैम्डा कैपएम और जो कैपएम इक्विवेलेंट, या हम ये कहें कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैसे निकाला था, वॉल्यूम के बेस पर ही निकाला था। तो वो ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर। और वॉल्यूम डाइल्यूशन करने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी एंड जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है ऑन डाइल्यूशन क्या होती है, विल बी इंक्रीज। यानी कि कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, ठीक है। डाइल्यूशन का इफेक्ट आई होप सभी को समझ आया होगा। इसके बेस पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या तो ये पूछ लेते हैं, इनमें से कोई भी एक दे देंगे और ये पूछेंगे कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आ सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, विद रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो क्या है कि अभी अभी हमने सिर्फ डाइल्यूशन देखा है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डालते जा रहे हैं, तो उसमें क्या होती जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। जैसे हमने NaCl लिया और उसमें हमने वाटर डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, शुरू में जो NaCl है वो आपके पास प्योर फॉर्म के अंदर, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, या हम कहीं गाढ़ापन है ना। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है, गाढ़ापन। तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन हम उसमें लिक्विड डालते जा रहे हैं, तो वो कैसा होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा डाइल्यूशन और अभी नेक्स्ट टर्म आती है इनफिनाइट डाइल्यूशन, क्या होता है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि अगर इनफिनाइट है तो इसका मतलब क्या है, हमने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया। ऐसा नहीं, अगर आप ज्यादा अमाउंट में वाटर ले लोगे तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था
वो तो अपनी प्रॉपर्टी पूरी खो देगा, प्रॉपरली वेस्ट, क्योंकि आपके पास वहां पर इलेक्ट्रोलाइट बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो इनफिनाइट का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या है वो समझना। अभी अभी हमने क्या देखा, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हमें कंडक्टेंस देखनी है, कापा ये कैप एम देखना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो ऐड करते जा रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं ना। तो उस वॉल्यूम को ऐड करने पर जो कंडक्टेंस है उसमें क्या चेंजमेंट आ रहा है वो हम देखेंगे अभी। सपोज हमने वॉल्यूम अभी क्या किया, 1 ml हमने वाटर डाल दिया NaCl के अंदर, मैंने सपोज किया NaCl लिया हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 ml डालेंगे तो जो कंडक्टेंस है सपोज करो 1 ही आई, आपको इसकी यूनिट पता ही है, बताने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए आई थिंक, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में। आपने वॉल्यूम फिर इंक्रीज की, सपोज ये भी इंक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज हो गया, बट एक कंडीशन ऐसी आई कि हम ये वॉल्यूम तो इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट ये जो है कंडक्टेंस जो है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट। यहाँ भी क्या वैल्यू आई, 4 आई। हमने ये 6 किया, फिर भी इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई। इसका मतलब क्या हुआ, एक टर्म ऐसी आई जहां पर ये वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, इसके बाद ये वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, कांस्टेंट ही आ रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम का एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन या सैचुरेटेड हो जाए, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर मुझे शुगर ऐड करनी है, तो मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की, उसको मिक्स किया, वो आराम से मिक्स हो गई। फिर मैंने 2 टेबल स्पून मिक्स किए तो वो फिर से मिक्स हो गया। फिर मैंने 3 टेबल स्पून लिए और फिर मिक्स करना शुरू किया तो वो मिक्स नहीं हुई शुगर। आप ऐड करते जा रहे हो वाटर के अंदर पर शुगर मिक्स नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि वो टाइम जिसमें या वो कंसंट्रेशन जिसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आता है। सेम एज इट इज आपको भूख लगती है, बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई है और आप खाना खा रहे हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा होता है कि आपको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपका पेट भर गया, आप और नहीं खा सकते हो, तो वो क्या हो गया, आपका सैचुरेशन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सैचुरेशन का मतलब कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट ही आती रहेगी, चाहे आप कितना भी डाइल्यूशन करो, आप कितना भी वाटर ऐड करो NaCl के अंदर, ठीक है, या KCl के अंदर या एसिटिक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मैं कोई एक पर्टिकुलर नहीं बता रही, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप उसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो और सैचुरेटेड भी बोल सकते हो। उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इनफिनाइट डाइल्यूशन बोलोगे, ठीक है। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या दोगे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। आप ये लिखोगे, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम where molar conductivity will be constant और सैचुरेटेड, ठीक है, या फिर आप सैचुरेशन भी बोल सकते हो। कांस्टेंट हो गए या क्या हो गए, सैचुरेशन इज कॉल्ड, उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो इनफिनाइट डाइल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब बच्चों हम क्या देखने वाले हैं कि हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिसकी हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को हमें देखना है। आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनकी हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे उसके अंदर और फिर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो 2 होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
पहले आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इवन इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अब बच्चों हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है, और वो मोलर कंडक्टिविटी हम किसके लिए निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी को हम कापा m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है आपके पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक आपके पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, हम एसिड और बेस की बात करते हैं, आपने वहां पर भी देखा होगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, ठीक है। यानी कि जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम एज इट इज जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, उसी को ही आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पार्शियली इलेक्ट्रोलाइज्ड होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइज नहीं, आयोनाइज्ड। अब पार्शियली और कंप्लीटली का मतलब क्या है वो समझो। सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन और एनायन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास सपोज ये 100% है और जब ये टूटना शुरू होता है तो कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास जो आयंस बने वो भी क्या बने, 100% ही बनेंगे। इसका मतलब ये कंप्लीटली इसके अंदर चेंज हो गया, ठीक है। इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जो कि आयंस में ना टूटा हो, ये 100% आयोनाइज्ड हो जाता है, पीछे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इनमें पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है XY और इसमें क्या होता है कि X पॉजिटिव और Y नेगेटिव बनेगा तो सही, लेकिन सपोज इसकी 100% अमाउंट थी तो आपको जो आयंस मिल रहे हैं वो सपोज 70% ही मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 30% ऐसा पार्ट है जो कि आयोनाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी को ही आप क्या बोलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब आपके पास इस टाइप से डबल एरो मिलेगा, ठीक है, रिवर्सिबल भी। तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, इसी को आप पार्शियली बोलते हो, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो कि आयोनाइज्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन जब करते हैं तो इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आयंस तो यहाँ भी है और आयंस यहाँ भी है, दोनों साइड आयंस है ना, और जहां पर आयंस बन रहे हैं इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। तो आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो ऑन द डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक चीज और भी आती है, यहाँ भी यही रहेगा, कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज ही होगी जब आप डाइल्यूशन करोगे तब, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, आयंस है, तो डाइल्यूशन कर इसमें भी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात ये आती है किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, देखो बिफोर द डाइल्यूशन की अगर हम बात करें, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीट आयंस बना चुका है, तो जब आयंस बन चुके हैं तो कंडक्टिविटी तो होनी ही होनी है। अब आप जब इसमें डाइल्यूशन करोगे तो पहले से इसमें सारे के सारे आयंस है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जो दोबारा आयंस बना सके। इसका मतलब यहाँ आयंस तो इंक्रीज होंगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो 100% आयंस है, आयंस तो इंक्रीज होंगे नहीं। अब आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे फिर भी कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है, इसका क्या रीजन है। तो सिंपल है बच्चों, आपके पास जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम बढ़ती है ना, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कैटायन और जो एनायन है इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑन डाइल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस या अपोजिट आयन, ठीक है, क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। और जहां पर डिस्टेंस बढ़ती है वहां पर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होता है, इंक्रीज होती है। आयंस की मोबिलिटी जहां पर इंक्रीज होगी वहां पर कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होती है, इसमें तो पहले से सारे के सारे आयंस हैं, आयंस तो बढ़ने के चांस है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ने से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, अब ये दूर दूर हो गए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म। इसका मतलब आयन इजीली फ्रीली मूव करते हैं, और जितने ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टेंस इसकी क्यों बढ़ रही है। सेम एज इट इज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें भी तो आयंस है, तो इनकी भी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस तो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका 30% पार्ट जो है वो क्या है, अभी तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बट जब आप डाइल्यूशन करोगे, वाटर मॉलिक्यूल डालोगे, तो ये 30% पार्ट क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने पर कंडक्टेंस भी क्या होती है, बढ़ती है। तो दोनों केसेस में कंडक्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, अब इन कंडक्टेंस को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो अभी आपको समझना है। तो डीबे साइंटिस्ट थे, ठीक है, डीबे हकल और सागर ने मिलकर एक इक्वेशन दी थी। तो उस इक्वेशन के बेस पे क्या होता है, उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी। किस किस के बीच में, एक तो कंसंट्रेशन के बीच में, एक मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म जो है वही तो मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट करिए। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। इसका मतलब क्योंकि नंबर ऑफ आयन वहां कम किस लिए है, क्योंकि वहां पर मोबिलिटी ऑफ आयन भी तो नहीं है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में ज्यादा है, फ्रीली मूव नहीं करेंगे, कंडक्टिविटी डिक्रीज। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन मैंने आपको बताया था, और इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन। वो अभी आपको समझ आएगी ग्राफ के थ्रू। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है डीबे हकल और सागर इक्वेशन क्या है, बट एक्चुअल में सिलेबस में है, मैं थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वो क्या होती है, देखो कैप एम जो है वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कि वहां पर कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा है, आपने डाइल्यूशन नहीं किया है। और जब आप डाइल्यूशन कर देते हो तो आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस आती है उसको आप इससे रिप्रेजेंट करोगे। ये एक्चुअल में है क्या, ये होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन। लेकिन ये कैसे आई, कहाँ से आई, अभी समझना आप। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इक्वेशन देखनी है। ये ए एक कांस्टेंट है एंड यहाँ पर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, और वो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए प्लॉट किया। तो मैं दोनों के लिए एक साथ समझाने वाली हूँ, एक बार आप समझना अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्या किया, अब ये जो इक्वेशन है ना ये किससे रिलेट कर रही है, हम हमेशा पढ़ते आते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़ते हैं ना। y का मतलब यहाँ पर y एक्सिस है, यानी कि y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, ये हमारी y एक्सिस है ना, और ये हमारी क्या है, x एक्सिस। तो ये किससे रिलेट करे, देखो यहाँ पर a और कंसंट्रेशन की टर्म है, इसका मतलब यहाँ पर इससे रिलेटेड हो रही है ना। तो x एक्सिस पर क्या लोगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म लोगे। ठीक है, ये इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप होता है, ऐसे होता है। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये देखना है y एक्सिस पर क्या लेना और x एक्सिस पर। तो x पर तो हमने क्या ली, कंसंट्रेशन की टर्म ली। ठीक है, और यहाँ हम क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लेंगे, कैप m। ठीक है, एट कंसंट्रेशन c लगा लो यहाँ पर। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, पहले आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि आपके सपोज इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, देखो यहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ रही है ना। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे आते जाओगे तो जीरो कंसंट्रेशन यहाँ आएगी।
तो सपोज आपने ये KCl ले लिया जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, इधर जा रहे हो आप। कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो, देखते जाओ यहाँ पर कम करते जा रहे हो ना, देखेंगे तो अगर, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। कंसंट्रेशन जहां पर जीरो हो जाती है और वहां पर हमें क्या पॉइंट मिला, क्योंकि इस एक्सिस पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो जहां पर कंसंट्रेशन जीरो होती है वहां पर जो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिलती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी बिकम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, किस पर, कंसंट्रेशन जीरो पर। मैंने एरो लगा के लिख दिया, पूरी लाइन ही लिख रही हूँ मैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं ऐसे लिख दूं कैपेम से। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हमारे पास ये आ गई है, इसी को ही हम बोलेंगे कैपेम नोट। इस जीरो ऊपर जो जीरो लगा है ना उसको हम नोट भी बोलते हैं। तो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर C का मतलब एट एनी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ है ना, तो यहाँ पर कैपेम C रहेगा, किसी भी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो। बट अगर कंसंट्रेशन जीरो आ गई तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये समझ आ गया होगा अब आपको। तो हमने क्या देखा, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। क्यों आई ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो डाइल्यूशन से पहले ही वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो चुका है। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे ना तो क्या होगा, सिर्फ उसमें मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होती जाएगी और हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आई। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस केस में हमने ये देखा था कि 70%, मैंने माना था, जरूरी नहीं 70% ही आयंस डिसोशिएट होते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, ठीक है। 50% तो आपके पास, 70% क्या बन चुके थे, आयंस, तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सपोज यहाँ लिया है मैंने, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी हम देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में स्टार्टिंग में कमी होगी क्योंकि यहाँ पर आयंस कम बन रहे हैं। हमने अभी डाइल्यूशन ही किया है, डाइल्यूशन से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें हमने क्या किया, डाइल्यूशन करना शुरू किया। तो डाइल्यूशन जब हमने नहीं किया था तब तो 70% आयन थे, तो उनकी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी थी उसको हमने डिनोट कर दिया। लेकिन हम डाइल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो 30% अनडिसोशिएटेड जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। डिसोशिएशन होने के बाद क्या होगा, अब ये कंडक्टिविटी शो करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एकदम से आपके पास में ये ग्राफ आता है, इसमें तो क्या हो रही है, धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें देखो एकदम से बढ़ गई है, अचानक से बढ़ गई ना। वो अचानक से क्यों बढ़ी, क्योंकि पहले तो इन 70% आयंस की वजह से था, लेकिन हमने जैसे ही डाइल्यूशन किया तो ये भी क्या हो गया, डिसोशिएट हो गए आयंस में, और इनकी वजह से एकदम से क्या हो गई, फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर दो चीजें, एक तो चार्ज सेपरेशन पहले हो गया था, यहाँ आयंस बन चुके थे, दूसरा उनके अंदर जो अनडिसोशिएटेड पार्ट था वो भी क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। दैट मींस मोबिलिटी ऑफ आयन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो एकदम से इंक्रीज होती है। अब बात आती है कि इसके पास ये जो ग्राफ है ना, ये देखो ऐसे सीधी लाइन आती जाएगी, इस टाइप से बढ़ता जाता है, ये लाइन भी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। कहाँ मिल रही है, ग्राफ में देख रहे हो, है ना।
तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें तो ग्राफ से ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, यानी कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो तो आराम से मिल गई किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मिल ही नहीं रही, तो क्या करेंगे अब, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है, कौन से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ उसके लिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालेंगे, वो जो एप्लीकेबल होगा ना फॉर्मूला, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से पहले इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉलरॉश लॉ। ठीक है, ये लॉ जो है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉलरॉश लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो किस में चेंज होता है, आयंस के अंदर चेंज होता है। तो ये जो कैटायन और जो एनायन होता है, इनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर कैटायन और एनायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, या फिर हम ये कहें इनकी जो आयोनिक कंडक्टिविटी होगी, उनको अगर हम सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको निकालना हो इसके लिए तो आप क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द AB, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, इस कैटायन की जो कंडक्टिविटी होगी वो, तो उसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल है, बस सिंबल याद रख लेना, इसका होगा ये कैटायन के लिए, और ये लिमिटिंग आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, और इसकी क्या होगी, एनायन वाले की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, आयोनिक कंडक्टिविटी होगी, इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या है, NaCl है, उसके लिए निकालना है, तो क्या होगी, आपको पता है Na पॉजिटिव आयन है, उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और जो Cl नेगेटिव आयन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी को अगर आप प्लस कर दोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, NaCl की। सेम एज इट इज, अगर आपके पास क्या है, CH3COOH है, उसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कैसे करोगे, इन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कर दो, आयनिक कंडक्टिविटी को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आयंस बनाओ ना, CH3CO नेगेटिव है और H क्या है, पॉजिटिव है, तो आप लिख दो। ठीक है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जो कॉलरॉश लॉ है, ठीक है, इनके बेसिस पर मैं सारे एक साथ ही न्यूमेरिकल आपको वन वन करा दूंगी। कोशिश करूंगी कि जल्दी से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कराऊं, देन हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला कंप्लीट करते ही जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 4 यूनिट आती है। ठीक है, तो लास्ट जो यूनिट आएगी 4th, वो केमिकल काइनेटिक है, तो वो हम वहां पर देखेंगे जल्दी से। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, सम होती है किसकी, इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी के, बस और कुछ नहीं है। तो कॉलरॉश लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट ये होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जरूरी नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी। एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द लिमिटिंग ionic conductivity of cation and anion। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कोलरोश लॉ भी, ठीक है। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ये 2 ही वैल्यू मिले और फिर आप इसको सम कर दो, जल्दी से निकाल दो। आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 से ज्यादा मिल सकते हैं और फिर किसी एक के लिए निकालना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे न्यूमेरिकल में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वहां पर। एक चीज और देखो, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, जो कोलरोश लॉ होता है ना, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि हम और कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, इसकी हेल्प से अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर निकाल सकते हैं, तो इसकी हेल्प से हम और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। और वो क्या क्या निकालेंगे वो देखेंगे। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या होंगी। सबसे फर्स्ट तो कि हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सबसे फर्स्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आराम से निकाल पा रहे थे, बट वीक के लिए नहीं निकाल पा रहे थे, तो कोलरोश लॉ से हम वहां पर निकाल सकते हैं। सेकंड, और इसके मैंने फॉर्मूला बता दिया, वही फॉर्मूला यूज में आएगा। सेकंड क्या निकाल सकते हैं, देखो हम क्या कहते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है इसमें आयंस के अंदर, ठीक है। तो जब वो आयंस में डिसोशिएट होगा तो उसको आप क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सपोज ये जो आपके पास आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पर जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वैसे ही क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होता है। तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरोश लॉ, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका क्या क्या फॉर्मूला होगा देखो, तो हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो कि क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, ये है। और ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन, ये ध्यान रखना है। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अगर ये हम इस वाले जो फॉर्मूला दिया था उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन में मिलेगा नहीं तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसका फॉर्मूला पता है। क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट एनी कंसंट्रेशन, वो क्या होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। हम निकाल सकते हैं ना, इसकी हेल्प से ये वैल्यू निकाल लेंगे और ये वाली कोलरोश लॉ की हेल्प से निकाल लेंगे और आराम से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो हम कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपल है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा हम यहाँ से निकाल लेंगे इन दोनों के फॉर्मूले से, और यहाँ से आराम से हम क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। फोर्थ जो कंडीशन आती है, देखो हम सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट एनी कंसंट्रेशन, ये वाली अभी अभी मैंने लिखा था, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होती है, मोलरिटी होती है। ये जो मोलरिटी की टर्म है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होती है ना। ये सारी चीजें मैंने पहले समझाई हुई है, तो इसकी जगह हम सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं ना। और अगर हम सॉल्युबिलिटी लिख दें तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड फिफ्थ, हम किसी भी, जैसे वाटर है, वाटर के लिए हम आयोनिक जो कांस्टेंट होता है ना वो भी निकाल सकते हैं। अब आयोनिक कांस्टेंट क्या होता है वो देखो। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो वाटर है वो डिसोशिएट होता है किसमें, H2 इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में वीक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होता है ना। तो इसके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यही होता है ना। तो यहाँ से हम डिवाइडेड बाय क्या आएगा,
H2O, अगर H2O की कंसेंट्रेशन हम इधर ले आते हैं, K इंटू H2O की कंसेंट्रेशन जो होता है वही क्या होता है, आयोनिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो ये जो अभी फॉर्मूला बताया था ना, मोलरिटी निकाल दो, ठीक है। मोलरिटी जैसे आप निकालोगे वही उसकी कंसेंट्रेशन टर्म होगी, और मोलरिटी हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो कोलोश लॉ है वो इजीली कैलकुलेट, कोलोश लॉ की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हम आयोनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ये थी, तो ये चीजें जो है वो आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो आपको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं न्यूमेरिकल के अंदर, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और वो वीडियो शायद थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि उसमें हम सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट के अंदर लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो बचेंगे बैटरीज, ठीक है, यानी कि सेल, कुछ सेल है जो आप यूज में लेते हो, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी ये कोशिश है 2 या 3 लेक्चर्स और बनेंगे, फिर ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है। बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मुझे मोटिवेशन भी देते रहें, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।